हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यानी इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें अब आपको ये नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च को ही होगा या फिर 20 मार्च को होगा। ठीक है, इसके बीच में भी सारे डेट हैं, तो किस डेट को होगा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग एक मंथ का समय आपके पास में बचा है। ठीक है, यानी आपको जो भी करना है इसी एक महीने में करना है। इस एक महीने को आप अच्छे से यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो आप जैसा यूज करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप समय रहते अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर लें। ठीक, तो चलिए ज़्यादा लंबा बात ना करते हुए हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025। ठीक है, यानी कि देखिए फॉर्म 2024 में भरा है, लेकिन इसका एग्जाम 2025 में होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने दोस्तों मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। ठीक है, जो कि आपको इसी चैनल पे प्रत्येक दिन मिलेगा। यानी कि आप मैथ्स में क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, उससे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप मैथ्स को प्रैक्टिस कितना किए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि नए टाइप से क्वेश्चन मिल जाए और वो क्वेश्चन आपसे ना बन पाए। तो इससे बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें, उतने अच्छे से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। तो इस चैनल पे हम लोग मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है, और आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, यानी कि आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैथ्स का प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होंगे। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो इस एग्जाम से रिलेवेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो 10th लेवल का था। ठीक है, यानी कि आप 10th पास किए थे तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। तो इसी लेवल के हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि 10th लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें देखते चलेंगे। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को खुद से पॉज करके प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि यहाँ पे आप सबको देख रहा होगा कि ये आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न को खुद से पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपया में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में देख सकते हैं कि 340 ये जो है वो सीपी दे दिया है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है, और 272 रुपये में बेचा है, यानी कि ये इसका एसपी है। ठीक है, एसपी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य। तब बोला है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्रय मूल्य से छोटा विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी कि खरीदा अधिक में और बेचा कम में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हानि हुआ कितना का है। ठीक है, तो इस 340 में 272 को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में 2 गया तो ये 8 आ जाएगा, और आगे देखेंगे कि यहाँ पे 13 में 7 गया तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 68 रुपया का हानि हुआ है। लेकिन हमसे ये 68 रुपया नहीं पूछा, हमसे बोला कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लेंगे कि हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि गुना में 100 कर लेंगे। ठीक है, और बटा में क्रय मूल्य कर देंगे। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 340 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 340 लिख देंगे। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 34 दूना 68 होता है। ठीक है, तो इससे ये 2 बार में कट गया। अब इस 2 को ये 10 के साथ में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20%। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर कितना हो जाएगा, 20%। दुकानदार को कितना हानि हुआ है, तो 20%, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न में क्या बोला है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। वेतन की वृद्धि से पहले उसका मूल वेतन कितना था। ठीक है, यानी कि कोई एक कर्मचारी है। ठीक है, उसके वेतन में 30% की वृद्धि की गई है, और वृद्धि करने के कारण उसका वेतन जो क्या है कि 910 रुपया हो गया है। तो पूछा है कि वेतन में वृद्धि करने से पहले उसका वेतन क्या था, यानी कि इस 30% को वृद्धि ना करने से पहले उसका वेतन क्या था, उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे, और वही प्रश्न में पूछा भी है। चलिए इसमें हम लोग समझेंगे कि पहले जो वेतन था उसका वो 100% वेतन मिलता था। ठीक है,
तो 100% में कितना रुपया मिलता था ये नहीं पता, लेकिन उसमें क्या बोला कि 30% का वृद्धि, तो 100 में 30% का वृद्धि करेंगे तो ये 30% यानी कि ये 30% आ गया। ठीक है, अब ये जो है वो परसेंट में है। ठीक है, यानी कि इसे परसेंट में वृद्धि करने के बाद इसका जो वेतन है वो रुपया में देखें तो ये 910 रुपया हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 30% का वैल्यू जो है वो 910 रुपया है। उसके बाद तब बोला है कि 30% वृद्धि ना करने से पहले उसका वेतन कितना था, यानी ये वृद्धि ना होने से पहले उसका वेतन कितना था, ये 100% उसका वेतन था। तो हम लोग को ये 100% का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 130% का वैल्यू जो है वो 910 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 910, इसे भाग दे देंगे 130 से, तो ये आ जाएगा 1% का वैल्यू, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 100% का वैल्यू। ठीक है, यानी कि हमसे प्रश्न में यही 100% का ही वैल्यू पूछा है। तो चलिए जो कटेगा उसे हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 सत्ते 91, यानी कि 130 से ये 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को हम लोग 100 के साथ में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपया। ठीक है, यानी कि 100% का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, 700 रुपया। तो दोस्तों कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि करने से पहले उसका जो वेतन है वो 700 रुपया था, जो कि ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि 2250 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा। यानी कि यह प्रश्न जो है साधारण ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें जो धनराशि है, ठीक है, राशि दे दिया है कि 2250 रुपया है, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और रेट कितना है, 3% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, तब पूछा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज इसमें पूछा है। तो चलिए सबको पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P गुना R गुना T बटा में 100। ठीक है, आप इस फार्मूला को याद रखेंगे तो इसके सारे प्रश्नों को लगभग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इससे चाहे तो बहुत ही आसान तरीका से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है कि एक रेट से बढ़ता है। ठीक है, तो 3 दूना 6%, यानी कि 2225 का 6% निकालेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगा, और इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग उसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि P यानी कि प्रिंसिपल, कहने का मतलब कि मूलधन। तो मूलधन कितना दे दिया है, 2250, तो हम लोग यहाँ पे 2250 लिख देंगे। रेट आगे दिया है, ठीक है, रेट का वैल्यू 3% दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद समय 2 वर्ष है तो 2 लिख दिए। ठीक है, और बटा में 100, तो यहाँ पे हम लोग 100 से इसे भाग भी कर देंगे। अब चलिए आगे हम लोग जो करते हैं उसे काटेंगे, बाकी जो बचेगा उसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से 5 बार में 10 चल गया, और 5 से ये 5 चौका 20, और 5 पचे 25, यानी कि 45 बार में कट गया। ठीक है, अब इस 45 को 3 के साथ में गुना कर देंगे, तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 और 45 दिए 135 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो 135 रुपया आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रश्नों को हम लोग कैसे ही कम समय में कर सकते हैं, और आपको एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये है चौथा प्रश्न। अब इस प्रश्न को भी हम लोग पहले पढ़ेंगे कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हो सकता है कि आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भी काफ़ी कम समय में सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए हम लोग को जैसे कि इस प्रश्न में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, केवल बस ये समझ में जरूर आ रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल में प्रत्येक बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, और बच्चा पैदा कितना हुआ, तो 4 बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, और चारों बच्चों के जो आयु का योग है वो 28 वर्ष है। ठीक है, तो पहला बच्चा कब पैदा हुआ ये नहीं पता, तो पहला बच्चा को हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, कि ये x वर्ष में पैदा हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे कि उसके आगे का जो बच्चा है वो x + 2 वर्ष में पैदा हुआ है, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो 2 साल के बाद पैदा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 साल के अंतराल में, तो x + 2। इसके बाद का जो बच्चा पैदा हुआ है वो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद का जो बच्चा पैदा हुआ है वो x + 6 हो गया। और तब बोला है कि इन सारे का योग जो है 28 वर्ष है, यानी सारे का जोड़, तो सारे को हम लोग जोड़ देते हैं, इसमें प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और इन सारे का जोड़ जो है वो 28 वर्ष है। ठीक है, तब पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु हम लोग x माने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस में 2 और 4 6 और 6 12, 4x + 12 बराबर 28 आ गया। तो यहाँ से 4x बराबर हम वैल्यू निकालेंगे, तो 28 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग इसे काट देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 4 वर्ष।
ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु हम लोग देख सकते हैं x माने थे, तो x का वैल्यू 4 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से अगर इससे आगे के बच्चा का पूछता तो उसमें 2 वर्ष जोड़ते, उससे आगे का पूछता तो उसमें फिर 2 वर्ष जोड़ते, उससे आगे का पूछता तो उसमें 2 वर्ष जोड़ते। ठीक है, तो इस प्रश्न में सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछा था, तो जो कि ऑप्शन सी 4 वर्ष ये सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि यदि 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक 10% का छूट और एक 12% की 2 छूट दिया गया है। ठीक है, तब पूछा कि दोनों को एक साथ मिलाने पे कितना % का छूट दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके लिए हम लोग ट्रिक को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसके देखिए सॉल्व करने का बहुत सारा भी तरीका हो सकता है, लेकिन आप एक इसे फार्मूला का तरीका याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस में b प्लस में ab, ठीक है, और बटा में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे, ये काफ़ी जगह में काम आने वाला है। तो इससे सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न को इसी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 10% का छूट दे रहा है, यानी कि माइनस हो जा रहा है। ठीक है, उसमें 10% माइनस हो जा रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे -10 लिखेंगे, और उसके बाद फिर से 12% का छूट दे रहा है, यानी कि -12 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इससे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 10 गुना 12 बटा में 100 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गया, और फिर आगे 12 को 10 से भाग देंगे तो ये 1.2 बन जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे तो -10 और -12 माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1.2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस, तो 22 में से 1.2 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20.8%। ठीक है, यानी कि एकल छूट यानी दोनों के साथ में जो छूट मिला वो कितना मिला, 20.8। ठीक है, माइनस करने का मतलब कि ये डिस्काउंट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 20.8, ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला को देखें। अब इसमें हम लोग ट्रिक का बात करते हैं कि तो ट्रिक यही कहता है कि चाहे छूट जो कितना भी लंबा क्यों ना दिया हो, ठीक है, यदि उसमें 10% आ जाता है, ठीक, जैसे कि इस प्रश्न में एक जो है वो 10% का छूट दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से यदि 10 आ जाता है तो इसका आंसर वही होगा जिस संख्या का डिजिटल सम 1 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे कि चारों में किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो चलिए पहले ऑप्शन ए को देखते हैं कि 2 और 2 ये 4 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 20.8 को देखते हैं तो 2 और 8 ये 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 ये हो सकता है। उसके बाद फिर सी नंबर देखेंगे तो 2 और 3 5 ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी को देखेंगे तो 2 और 1 3 और 5 8 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, जो कि इस प्रश्न का भी ये सही आंसर है। और देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसके आंसर तक पहुंचे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये है छठा प्रश्न। ठीक है, इसमें बोला है कि 2 संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 43 हो जाता है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले जो 2 संख्या था उसका औसत कितना है, 46 है। ठीक है, उसके बाद बोला कि एक संख्या और मिला देने से ये 3 संख्या हो गया, और इसका जो औसत है वो 43 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुल नंबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 46 के साथ में गुणा कर देंगे तो ये 92 हो जाएगा, और 43 को 3 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 120 और 3 3, यानी कि ये 129 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बोला है कि तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या तो सेम है, ठीक है, जो 2 संख्या इसमें था वही 2 संख्या इसमें भी है, लेकिन एक संख्या बढ़ा है जिसके वजह से यहाँ पे ये टोटल नंबर में बदलाव आया है। ठीक है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 129 में 92 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो 9 में 2 गया तो 7 आ जाएगा, उसके बाद फिर 12 में 9 गया तो 3, यानी कि 37। ठीक है, तो तीसरी जो संख्या वो कितनी है, 37, जो कि ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को भी हम लोग पढ़ते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसा ट्रेन का प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसमें देख सकते हैं कि छोटा सा कन्फ्यूजन भी होता है, जो कि इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेन का जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि ट्रेन की गति इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो गति कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर आगे बोला है कि 12 सेकेंड में एक खंभा को पार कर जाता है, यानी कि समय इसमें दिया है, वो समय क्या है, 12 सेकेंड है। ठीक है, यानी कि गति जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय 12 सेकेंड में है। ठीक है,
तो हमसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें तो इसे किलोमीटर से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, इससे हम तो गलत हो जाएगा। इसे हम लोग को पहले मीटर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो इसे मीटर सेकेंड में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मीटर सेकेंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग 72 को गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72, 4 पच्चे 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका जो है स्पीड आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही पॉइंट जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि गति को चेंज करना था, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में। और यदि मीटर सेकेंड से किलोमीटर में जाना रहता तो उसके लिए हम लोग 18/5 से गुना कर देते, ठीक है। तो इसमें हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना था, इसलिए हम लोग 5/18 से गुना किए, जो कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हम लोग को देख सकते हैं कि ये सारा एक यूनिट में मिल गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो TDS, यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि ट्रेन की लंबाई कहने का मतलब होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, यानी कि समय गुना चाल। तो समय गुना चाल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समय 12 सेकेंड है और चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 240, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है तो हम लोग यहाँ पे मीटर कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 240 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 240 मीटर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये है 8वां प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि यदि दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 245 और 7 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या है, ठीक है, जिसका LCM 245 और HCF यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक है, ठीक है, 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखिए ये काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LCM गुणा में HCF बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमसे पूछा तो यही है कि तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका ही वैल्यू हमसे पूछा है, पहली और दूसरी संख्या नहीं पूछा है। तो आगे हम लोग देखेंगे LCM का जो वैल्यू दिया है उसे बैठाते हैं। यहाँ पे 245 है तो 245 को यहाँ पे लिख देंगे, गुना का साइन है तो उसके बाद फिर HCF है तो HCF साथ है, इसे साथ लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, तो यही पूछा है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या से लिख देते हैं। आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 245 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। आगे चलिए करते हैं कि 7 पचे 35 का 5, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28 और 3 31, 3 बच गया, 7 दूना 14 और 3 17, यानी कि 1715 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ गया, 1715। तो अब प्रश्न में भी यही पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1715 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि LCM पूछता तो हम लोग LCM निकाल सकते थे, HCF निकाल सकते थे, या फिर पहली संख्या या दूसरी संख्या, चाहे इस चारों में जो भी पूछे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि A और B एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई हो तो व्यवसाय में A का हिस्सा कितना है। तो यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे बोला है कि A/B, ठीक है, A और B कोई दो पार्टनर है, ठीक है। यह दोनों जो है वो पूंजी लगाया, तो A कितना, ये 5 के रेशियो में लगाया और B जो है वो 7 के रेशियो में पूंजी लगाया। कहने का मतलब है कि A यदि 5 रुपये लगाया है तो B 7 रुपये पूंजी लगाया है। तब बोला है कि दोनों मिला करके जो है वो 1728 रुपया जमा किया है, तो उसमें A का हिस्सा कितना, यानी कि A कितना रुपया जमा किया है। तो दोनों मिला करके कितना जमा किया, तो 5 रुपये ये और 7 रुपये ये, दोनों मिला करके ये 12 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये 12 यूनिट जमा किया है, और यही 12 यूनिट का वैल्यू जो है 1728 दिया है। तब पूछा है कि A का हिस्सा, तो A का हिस्सा तो यहाँ पे देखें तो ये 5 यूनिट है ना, इसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 17/28 को भाग देंगे 12 से, तो ये 1 का वैल्यू निकल जाएगा, और पूछा 5 का तो इसे 5 से गुना भी कर देंगे। आगे चलिए सॉल्व करते हैं, 12 से इसे काटते हैं, ठीक है। तो इसे 12 से भाग करेंगे तो 12 एक बार में 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 5 बचा, 12 चौक 48, फिर से 48 बड़ा, 12 चौक 48, यानी कि 144 गुना 5, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 144, और हम लोग को चाहिए 5 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 5 के रेशियो में वो जमा किया था। तो 144 को 5 के साथ में अब हम लोग आगे गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 के 0, 2 बचा 5, फिर आगे 5 चौक 20 और 2 22 का 2, फिर 2 बचा, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक, यानी कि 720 रुपया इसका आंसर आ गया, ठीक है।
तो ए का हिस्सा कितना है 720 रुपया, यानी कि ए 720 रुपया जमा किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं 720 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप सबों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग पहले पढ़ते हैं कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि 2 का क्यूब गुना -9 का पावर 0, ठीक है, गुना 3 का क्यूब, जिसका 4 ऑप्शन दिया गया है 8, 6, 54 और 216। ठीक है दोस्तों, यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है जो कि काफी इजी है। ठीक है, और आप यदि तैयारी करते हैं तो इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और जो कि सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।